सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनमामि संगनमामि। जय मैं भीम नवोदय संगनौमी सर। सर मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से हूं सर। आज संघ का आदेश हुआ है कि मेरे को संघ का कॉन्सेप्ट रखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार हमारे समर संघ 5 मई 2021 से लगातार बिना रुके लगातार वेबिनार पे मीटिंग कर रहा है। और इसके अलावा लगातार फिजिकल संगतियां भी चल रही हैं, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट की हों, स्टेट की हों या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हों। लगातार संगतियां लग रही हैं। और इसी क्रम में, जैसा कि सभी साथियों को विदित होगा, कि अभी हमारा 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल कार्यक्रम समर दीक्षा भूमि नागपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में सभी समर भाई बहन बुजुर्ग और बच्चे लगे हुए हैं। कार्यक्रम के बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा रखूंगा। लेकिन समर संघ को मैं ये बता देना चाहता हूँ सभी साथियों को कि समर संघ बहुत ही ईमानदारी से अपना काम को कर रहा है और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। जैसा कि आपको विदिता भी बहन जी ने कॉन्सेप्ट में अपनी बात को रखी है कि ये जो संघ है, समर संघ है, समता में विश्वास करने वाले साथियों का संघ है। जितने भी साथी जो विषमता में विश्वास नहीं करते, समता में विश्वास करते हैं, जो यहाँ के भारत के मूल निवासी थे, वह सब समर थे। उनका ही उन्हीं साथियों का समर संघ है। आज इसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। चूंकि प्राय देखा गया कि जो हमारे हमारे पूर्वज थे, वह सब समर थे। उनकी अमिट पहचान, पुरातन पहचान समर थी। लेकिन हुआ क्या कि कुछ विदेशी आए और उन्होंने हमारे भारत की जो संस्कृति थी को नुकसान पहुंचाया, नष्ट पहुंचाने का काम किया। क्योंकि हमारे जो मूल निवासी थे, हमारे जो समण भाई थे, वह बहुत ही ईमानदार थे, कर्म कर्म के प्रति, काम के प्रति, और बहुत मेहनतकश लोग थे। इसलिए वह देश के शासक भी बने। उन्होंने सेना को भी गठन किया, साइंटिस्ट भी थे। आइडियोलॉजी भी उनकी इतनी थी कि जब ये भारत भारत ही नहीं बल्कि महाभारत हुआ करता था, उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया से जाना जाता था। और भारत में पूरे विश्व में भारत की पहचान श्रेष्ठ देशों में आकलन किया जाता था। क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल था, वो आज वर्तमान में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना का कुछ हिस्सा और तमाम हिस्से सब मिला के महाभारत हुआ करता था। तब उस देश में हमारे समणों का शासक हुआ करता था और हमारे समण इस देश के शासक थे। लेकिन जैसे कि कुछ बाहर के लोगों ने आके हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। लेकिन संस्कृति कभी भी उसको डबटेल किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारी संस्कृति को संस्कारित करने का काम किया और संस्कारित करके हमारे समण, जो हमारी अमिट पहचान थी, पुरातन पहचान थी, उसको श्रमण बना दिया। और श्रमण बनाते ही उसका अर्थ भी बदल दिया। श्रमण मतलब, वैसे तो समण थे, इस देश के शासक थे, लेकिन श्रमण बनाते ही उसको संस्कृत भाषा में संस्कारित करते हुए उसका अर्थ बदल दिया और श्रम करने वाला बना दिया। और हमारे जैसे कि धीरे धीरे आदि प्रैक्टिस में आ जाता है, तो वैसे धीरे धीरे उन्होंने षड्यंत्र करते 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 ऐसा प्रैक्टिस करा दी हमारे साथियों को कि हमारे जो वर्तमान में, जो हमारे जिनको बहुजन के नाम से भी जाना जाता है, डिप्रेस्ड के नाम से भी जाना जाता है, तमाम उनको इस शब्द से परिचय कराया। तो वह सब उसमें रम गए और वह अपने आप को श्रम करने वाले ही मानने लगे। लेकिन जबकि समण जो थे इस देश के शासक थे। लेकिन देखा गया कि हम इस देश के शासक थे और कैसे धीरे धीरे होते होते कैसे हम लोग बैकफुट पे आ गए। और वो कुछ चंद लोग जो बाहर से आए थे, वो इस देश के सत्ता पे काबिज हो गए। इस बात का जब एनालिसिस किया गया काफी डेप्थ में, जब हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं, जो कि समाज के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और चिंतनशील हैं, उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि हमारे जो महासमण थे, उनका जो मैसेज था, हमारे महासमणों को तो मानने का काम किया, लेकिन उनके द्वारा जो आइडियोलॉजी दी गई, जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया, उसको फॉलो नहीं किया गया। हमारे जितने भी समण थे, चाहे मैं हमारे तथागत गौतम बुद्ध हों, महासमण बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हों, पेरियार ई वी रामास्वामी हों, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले हों, अन्य तमाम हमारे जितने भी महासमण हैं, उन सब ने हमको जुड़ने और जोड़ने का ही संदेश दिया, ऑर्गेनाइज रहने का ही संदेश दिया है, समता में रहने का ही संदेश दिया।
लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों के चक्कर में आके भटक गए। जैसे कि कहते हैं ना कि अच्छाई बड़ी मुश्किल से अडॉप्ट होती है और बुराई एकदम आ जाती है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जिस कमरे में यदि उजाला ना हो, बल्ब ना जल रहा हो, तो अंधेरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वैसे ही हुआ। क्योंकि हर किसी को पता है कि ईमानदार होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सबको पता होता है, लेकिन ये बोलना, इस पर रहना बहुत टफ होता है। तो इसलिए हमारे जो लोग और लोगों के चक्कर में आ गए और वो भटक गए, और वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में टूटते चले गए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लेते वे अपनी अपनी दुकान, अपनी मकान, अपना नाम, अपना झंडा बुलंद करने में लग गए, और अपने जो समणों की पहचान थी उससे भटक गए। और हमारे ही महासमणों का नाम उन्होंने प्रयोग किया। महासमणों के नाम पर ही उन्होंने जोड़ने जुड़ने का काम तो किया, लेकिन उन्होंने अपने ही काम किया, मिशन का, समाज का काम कुछ नहीं किया। और इसके चलते यह हुआ साथियों कि आज 74 से 75 वर्ष संविधान को लागू हुए हो गए। हमारे महासमण बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने 4 4 बच्चों का बलिदान देकर, और उनको मौका मिला, अवसर मिला, तो उन्होंने संविधान में हमारे बिखरे हुए समाज को, जो 6743 जातियों में टूट गया, भटक गया, उसको पुनः इकट्ठा करने का काम किया, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी में। लेकिन लेकिन हमारे लोग उसको समझ नहीं पाए। महाराज माननीय काशीराम जी ने बहुत मेहनत करी, तो कुछ समाज को इकट्ठा कर पाए, संघ बना पाए। संघ बना तो कुछ टाइम के लिए हम सत्ता में भी आए, लेकिन बहुत जल्दी हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ जाग गए और हम भटक गए और फिर टुकड़ों में टूट गए। जिस बाबा साहब ने 6743 जातियों को इकट्ठा किया 4 5 जगह पर, उनके 29 लाख टुकड़े हमारे एक्टिविस्ट साथियों ने संगठन के रूप में कर डाले। प्रत्येक संगठन अपना अपना काम करते हैं, समाज से पैसा लेते हैं, महापुरुषों की आइडियोलॉजी का ग्राउंड बनाते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी। हमारे महापुरुषों ने कहा पे बैक टू सोसाइटी, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर वो पे बैक टू सोसाइटी के बजाय पे बैक टू सेल्फ करने लगे। जब पे बैक टू सेल्फ करने लगे तो चीजें सब खराब होती चली गई। सब अपने अपने मतलब के लिए काम करते गए, और संगठन जैसे ही थोड़ा अस्तित्व में आता, थोड़ा ताकत में आया, तो वो कहीं ना कहीं अपने विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए चमचा युग, जो हमारे मानव काशीराम जी ने कहा था, उसको दोबारा से उन्होंने जिंदा करा, और वह किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी करने लगे। और चमचागिरी करते करते वो कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से भटक गए, और अपने आप को चमकाने के लिए अपनी अपोजिट विचारधारा की पार्टी को चमकाने में लग गए, उसकी विचारधारा को चमकाने में लग गए। इसका असर यह हुआ साथियों कि आज हमारे जो हक अधिकार हमारे महापुरुष हमें दिला के गए थे, और उन्होंने कहा था ये कारवां यदि आगे न बढ़े तो पीछे न जाने देना, लेकिन वो आज पीछे जाता दिखाई दे रहा है। स्थिति ये हुई कि सब अपने अपने मतलब के काम करने लगे। जैसे कि आपने देखा कि जो राजनीति आज तक जो 74 75 वर्ष में जो आरक्षण मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति सेक्टर में मिला, इसके अलावा किसी सेक्टर में भी लागू नहीं हुआ। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि ये संविधान किसी भी देश का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि वहां के लोगों की मानसिकता यदि सही नहीं है तो अंततः खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना ही बेकार क्यों ना हो, वहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों की यदि मंशा ठीक होगी उसके प्रति, तो वो अंततः अच्छा साबित होगा। तो स्थिति ये हुई कि संविधान तो बहुत शानदार है, लेकिन चलाने वाले लोगों की सोच उतनी स्वच्छ नहीं है, और इसलिए आज तक 74 से 75 वर्ष के बावजूद भी संविधान किसी भी सेक्टर में लागू नहीं हो पाया, और सिर्फ राजनीति में हो पाया। लेकिन राजनीति में होने के बावजूद हमें कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला साथियों, क्योंकि राजनीति साम दाम दंड भेद की नीति होती है। हर किसी नेता को अपने सीट, अपने आप को विधायक और सांसद बनाने बनाने का उसका उद्देश्य होता है। वो उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, सत्ता में बने रहना ही उसकी आइडियोलॉजी होता है। और वो वैसे ही काम करता है जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैटा काम करता है। जब कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैटा डल जाता है, तभी वो कुल्हाड़ी उस लकड़ी को काट पाती है। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी ना डली हो, तो वो कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काट पाती। वैसे ही हमारे समाज का नुकसान हमारे समाज के समणों के जो नेता बन के जाते हैं पार्टियों में, उनके द्वारा ही हमारे समाज को कटवाने का, हमारे अधिकारों को छटवाने का काम किया जाता है। इस बात को हम अच्छे से समझ लेना होगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये लोग इसी तरह से अपने मतलब के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये लोग काम करते रहेंगे। ये कब नहीं होगा? ये जब नहीं होगा जब आपका स्वयं का संघ होगा, स्वयं की पार्टी होगी, स्वयं की आइडियोलॉजी होगी, स्वयं के आपके लोग होंगे, और वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम करेंगे, अपने समणों के लिए काम करेंगे।
तब जाके ये संविधान 100% लागू हो सकता है। तो ये तमाम एनालिसिस किया गया कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। तो पता लगा कि वे संगठनों की एक प्रवृत्ति होती है कि संगठन में जुड़ नहीं सकते। जैसे तेल और पानी को एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता, वैसे ही संगठनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। उसमें एक समस्या होती है कि प्रत्येक संगठन का एक लीडर होता है, और हर कोई संगठन कहता है कि आओ जुड़ो जोड़ो, इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ, आज समाज की मांग है, हक अधिकार कट रहे हैं, सब कहते हैं इस बात को, लेकिन इकट्ठे हो नहीं सकते। मैंने स्वयं भी कम से कम 10 से 12 साल संगठनों में काम किया और प्रदेश लेवल पे काम किया और बहुत मेहनत भी की। और हम सब नहीं करी, आप जितने साथी भी जुड़े हैं सब ने कहीं ना कहीं संगठनों में काम किया और बहुत तन मन और धन से काम किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आए। रीजन साथियों यह है कि कोई भी संगठन दूसरे संगठन के बैनर के तले आ नहीं सकता। हर किसी संगठन के नेता का एक ही मतलब होता है कि आइए, लेकिन मेरे संगठन के बैनर के तले आइए, मेरी आइडियोलॉजी के नीचे आइए, मेरी आइडियोलॉजी सबसे बढ़िया है। तो सब सब मैं और मेरी करेंगे तो कोई किसी के तले नहीं जाता। संगठनों ने प्रयास बहुत करा, हमने भी प्रयास किया जोड़ने का, लेकिन मंच से बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है जुड़ने जोड़ने की, और मंच से लेक्चर दिया और कपड़े झाड़े, और उन्होंने भूल जाते हैं कि उन्होंने कहा भी क्या था। सब अपनी रोटी अपनी वोटी बनाने में लग जाते हैं। तो समर संघ ने भी इसको डीपली एनालिसिस किया तो पाया कि भाई हमारा तो पुरातन समर संघ था, और वो संघ था जिसमें सब बराबर होते हैं, जिसमें ना कोई नेता होता है, ना कोई चंदा होता है, सब लोग अपने सहयोग से मिलकर काम करते हैं, जिसमें जातियों का अभ्यास कभी नहीं होता, कभी जातियों की प्रैक्टिस नहीं होती, समरी अमिट पहचान होती है, जिसमें संघ का आदेश सर्वोपरि होता है, संघ के आदेश को सर्व को मान्य होता है, इसमें कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं चलता। समर संघ वो हमारा पुरातन, जिसमें ना कोई पद होता था, ना किसी की कोई प्रतिष्ठा होती थी, ना कभी मंच लगाते थे, और ना किसी को माला डाली जाती थी। हम लोग, हमारे पुरातन जितने पूर्वज थे, वह कहीं ना कहीं अपनी चौपालों में बैठकर सामूहिक रूप से बैठते थे, पूरे क्षेत्र के बारे में मिलकर चर्चा करते थे, और जो सबके सहमति से जो निर्णय हुआ करते थे उसको मानते थे, और सब उस पर काम करते थे। तो ये हमारे सब लोग की आइडियोलॉजी हुआ करती थी। तो ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम भटक गए। इसको पुनः जीवित करने का काम किया गया। पहले जब शुरुआत करी तो हमने भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल होती है उस प्रियम्बल को पढ़ा, तो प्रियम्बल से समझा कि उसके वो बेसिकली संविधान का सार है। तो उसका पहले वर्ड है हम भारत के लोग। चूंकि भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही और भारत के लोगों के लिए और भारत के लिए बनाया गया है। हम भारत के लोग, भारत बी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन। आज भी देखिए संविधान की जो लोकतंत्र की जो परिकल्पना है वो वैसी है कि इसका शासक जो होता है, इसका राजा जो होता है, पब्लिक होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता का सर्वेंट होता है, मैनेजर होता है, राजा नहीं होता। राजा जनता होती है लोकतंत्र में, लेकिन वो उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको सही से आइडियोलॉजी पे काम नहीं हो रहा, पब्लिक अपनी पावर को पहचान नहीं पा रही, इस कारण ये तमाम दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जिस दिन पब्लिक अपने अस्तित्व को जान जाएगी, सब इकट्ठा हो जाएगी, संघ में आ जाएगी, संघ संघ आ जाएगी, उस दिन इस पब्लिक के अकॉर्डिंग ही सारे काम होंगे। अभी पब्लिक के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं हो रहा है, पब्लिक चूंकि इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है, टुकड़ों में टूटी हुई है। जब तक टुकड़ों में टूटी रहेगी, भटकी रहेगी, तब तक उसकी कोई मानने वाला नहीं है। जिस दिन ये सत्ता में रहने वाले लोगों को पता लग गया कि पब्लिक की इकट्ठी है और पब्लिक ये चाहती है, उस दिन सारी सत्ताएं पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करेंगी। अभी नेपाल का ही आप केस देख लीजिए, वहां पर सत्ताओं जो वहां सत्ता में बैठे हैं उन्होंने पब्लिक को इग्नोर किया, पब्लिक को नेग्लेक्ट किया, तो एक अस्तित्व तक उनका शोषण किया, और वो शोषण सहते रहे। लेकिन बहुत दिनों तक शोषण सहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी चीज को भी आप दबाएंगे तो जितना आप दबाएंगे उतना ही उसके अंदर स्टीम पैदा होगी, और किस दिन विस्फोट होकर फूट जाएगी। वही नेपाल में हुआ, लोगों के हक अधिकारों की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, और साथ सत्ता वहां पर अपने स्तर से काम कर रही थी, तो वहां विस्फोट हो गया। तो ऐसी स्थिति नहीं हो पाए, इसके लिए हम सबको पहले से ही इकट्ठा होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी पे संघ में आना चाहिए। हम जब इकट्ठा रहेंगे तो सत्ता सरकारें अपने आप ही हमारे दौर अपना ध्यान आकर्षित करेंगी और हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगी। संघ जिनके मजबूत होते हैं वो उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, सरकारें उनके पास आकर पूछती हैं कि बताओ आपका आपका क्या आदेश है। तो इस तरह से जो हमारा संघ है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। तो सबसे पहले हमने
हम भारत के लोग बी द पीपल के नाम से इसको डेवलप किया और बाद में अपनी पुरातन पहचान पे पहुंच गए कि हमारा जो संघ था वो समर संघ था और हम समर हैं। तो आज समर संघ जो है वो अपनी पुरातन पहचान को स्थापित करने का काम कर रहा है और इसलिए उसने 1000 दिन की अपनी मुहिम को स्टार्ट कर दिया है कि मैं समर हूँ। 1000 दिन की मुहिम चल रही है कि मैं समण हूं। और ये मैं समण हूं जो संघ है, ये ऐसी पहचान है, अमिट पहचान है कि ये आपके मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ये आपके जन्म से शुरू होती है और मरने के बाद भी आपकी पहचान मैं समण हूं हमेशा रहती है। इसको ना खत्म कर सकता, आप स्वयं भी खत्म नहीं कर सकते। तो ये पहचान के देने का काम किया जा रहा है। सारे साथी समण हैं लेकिन अपनी पहचानों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उसी के लिए अभी वर्तमान में जो काम तमाम हो रहे हैं, डेली यहाँ जूम पर मीटिंग्स लगती है और जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट साथी देते हैं और तमाम फिजिकल संगतियां होती हैं, उसमें भी तमाम साथी अपना कॉन्सेप्ट देने का काम करते हैं। समर संघ में का जो आदेश होता है संघ में, संघ के द्वारा इसमें एक सदर हाउस लगता है और हाउस में जो भी सबके सहमति से जो निर्णय होते हैं वो संघ का आदेश बन जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर पूरा संघ उस पर काम करता है। इसमें कोई विपक्ष नहीं होता। और जैसे कि हमने देखा कि तमाम संगठन जब मजबूत स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर अपने पार्टी वार्टी बना लेते हैं और फिर संघ की आइडियोलॉजी से भटक जाते हैं। लेकिन संघ कभी ऐसा नहीं करते। संघ की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वह अपनी आइडियोलॉजी से कभी नहीं भटका करते, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए। यही संघों की पहचान होती है। तो ये इसी संघ इसी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, इसलिए संघ कभी राजनीति में नहीं जाता। यदि संघ में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी साथी संघ से राजनीति में जाना चाहता है तो वह संघ से अनुमति लेकर जा सकता है, लेकिन संघ अपनी आइडियोलॉजी पर हमेशा काम करते रहते हैं और लगातार करते रहेंगे। तो इस तरह से काम करते रहेंगे। संघ में जो सेवा कर सकते हैं कोई भी साथी, संघ का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। मैं कॉन्सेप्ट पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सब लगभग सभी को पता है और सब बहन जी ने भी हमारे विस्तार से कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, 10 गोल्डन रूल्स भी बता दिए हैं, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि संघ का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। इसकी जो भी साथी इसमें काम करना चाहते हो, जो भी अपने अपने हक अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों के हक अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अपने देश का संविधान को सुरक्षित करने के लिए और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को लागू करने के लिए और भारतीय संविधान को लागू करने के लिए यदि चाहते हैं तो आपको स्वयं को आगे बढ़ना, आगे आना पड़ेगा। और आगे आने के बाद आपको स्वयं को जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि साथियों देखिए, कोई भी चीज हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, जब तक उस पर काम नहीं होता, जब तक उस पर रिजल्ट नहीं आते। आप ये समझ लो कि किसी भी आपका कोई भी किसी भी चीज का बीज कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो बीज यदि आप उसको जमीन पर बोएंगे नहीं और उसको पानी और खाद नहीं लगाएंगे तो वो अंकुरित नहीं हो सकता और ना ही वो फिर हजारों की संख्या में आपको बीज दे पाएगा। लेकिन यदि आप बीज को बाकायदे आप जो बीज है उसको आप जमीन में बोएंगे और खाद पानी लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा और वो लाखों की संख्या में आपको बीज भी देगा। तो इसलिए समर संघ का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, लेकिन ये तभी शानदार है जब इसमें आप स्वयं एक आगे चलकर इसके कॉन्सेप्ट को खुद भी समझें और अपने पड़ोसियों को समझाएं, रिश्तेदारों को समझाएं और सबको इसकी विचारधारा फैलाएं। इसमें जिम्मेदारी समर संघ नहीं देता, बल्कि स्वयं को आगे लेनी होती है। अपनी प्रतिभा, अपनी शिक्षा, अपने अनुभव के अनुसार आपको इसमें आगे बढ़ के काम लेना होगा। सकारात्मक सोच के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें आप, जैसे कि हमारे महासमणों ने कहा है कि दान पारमिता बहुत ही हमें करनी चाहिए बढ़ चढ़ के, हमारे समणों ने भी कहा है। तो इसमें आप समर ग्रंथ दान के रूप में, आप टी शर्ट दान के रूप में, या समर संघ की जितनी प्रचार प्रसार सामग्री है उसमें उसको आप खरीद कर दान कर सकते हैं, कैसे भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से दान पारमिता का इसमें नियम है। समर संघ की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी एक पुरातन एक पैटर्न था, पद्धति थी, सन्निपात बाहुल की पद्धति। सन्निपात एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वजों से अभी तक वर्तमान तक चली आ रही है। इसमें हमारे पूर्वज, जैसे कि मैंने बताया कि सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक सब काम क्या करते थे और शनिवार के दिन सन्निचर्या क्या करते थे, सन्निकट बैठा करते थे, सब साथ साथ बैठा करते थे और आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को, सुख को भी और दुख को भी बांटा करते थे, सुना करते थे। और किसी साथी की यदि कोई समस्या हुआ करती थी तो उसको मिल बैठ के बांट लिया करते थे। यदि पैसे की भी कोई आवश्यकता होती थी तो मिलके आपस में ये तय करते थे कि भाई इसमें कितना पैसा खर्च होगा, तो उतना पैसा वो इकट्ठा करके और उसको फिर आपस में सहयोग लेकर और उस काम को कर लिया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी पैसा चंदा लेने का काम कभी नहीं करा। वह उनके लिए पैसा कभी समस्या ही नहीं बना।
इकट्ठा रहे तो हमेशा जब जिस चीज को भी उन्होंने चाहा वो चीज मिनटों सेकंडों में हो जाती थी, चाहे कि समस्या का समाधान हो या कोई और भी कोई हो। इसके साथ साथ हमारे पूर्वज सत्तक दंड लेकर चला करते थे। सत्तक दंड जस्ट लाइक जैसे लाठी होती है, वैसे ही होता था वो। और वो हमारे बड़े काम आता था, क्योंकि वो ही हथियार का भी काम करता था। वो जानवरों से सबसे बचने का काम भी करता था, और समय पे हमारे लिए सपोर्ट भी करता था सत्तक दंड, जो कि आज भी हमारी प्रथा है। तो वो हम आज भी उसको फॉलो करते हैं। हमारे सन्नीचर्या के कॉन्सेप्ट पे आज भी लगभग 250 या 300 स्थानों पर सन्नीचर्या लग रही है, और धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। मेरा जितने साथी जो सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप सब भी अधिक से अधिक प्रयास करें और सन्नीचर्या को बढ़ाने का काम करें। जब जब तक हम संघ के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेंगे, संघ उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो 100% संघ जो है तेजी से काम करेगा। संघ का उद्देश्य दोस्तों बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले संघ को यह पता लग गया कि बी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सारी चीजें पब्लिक से ही हैं, लोगों से ही हैं, तो क्यों ना लोगों को इकट्ठा किया जाए। यदि आज ही हम अगर 20 करोड़ लोग इकट्ठा कर लेंगे, तो 20 करोड़ लोग यदि इकट्ठा हो गए तो 20 करोड़ रुपया खर्च इकट्ठा करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक एक रुपया डालेंगे तो 20 करोड़ हो जाएंगे, 100 100 रुपये डालेंगे तो हजारों करोड़ हो जाएंगे। तो इसलिए पैसा कोई समस्या नहीं है, संसाधन कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इकट्ठा जिस दिन हो जाएंगे, सारी समस्या का समाधान विद इन अ मिनट्स आपको मिल जाएगा। इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। जैसे ही हम इकट्ठा हो जाएंगे, विश्व स्तर पर इकट्ठा हो जाएंगे, तो विश्व लेवल पे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर हम इकट्ठा हो गए तो हम किसी तरह से कोई हम नियम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिसपे पूरा सिस्टम चल सकता है। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। लोगों को लगता है इकट्ठा होना बहुत आसान है, लेकिन साथियों जब करके देंगे तो पता लगेगा इकट्ठा होना आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल बात है। अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके साथ साथ अभी हमारा जो मेन स्ट्रीम पर जो समर संघ का एजेंडा चल रहा है, वो आज समड़ों का मेला जो हमारी समर दीक्षा भूमि नागपुर में लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है। डेट इसकी बदलती रहती है, लेकिन विजय दशमी के अवसर पर यह लगता है। तो इस बार ये 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है, जिसमें 20 लाख से भी अधिक समण वहां इकट्ठा होते हैं। दोस्तों दिक्कत यहाँ पे ये थी अब तक, जैसे कि हमारे संगठन ने काम बहुत किया, लेकिन वो काम करते गए और लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाए। ये वैसे ही है साथियों, जैसे कि अगर 100 कुएं खोदे और कुएं वो इतने नहीं खोद पाए कि नीचे पानी निकल आता। यदि वो 100 कुएं ना खोद कर एक कुआं खोदते तो वो डेप्थ तक खुद जाता तो पानी आ जाता। उसी प्रकार हमारे जो समर दीक्षा भूमि में मेला लगता है, जब से बाबा साहब ने दीक्षा दी वहां पर लोगों को, जब से लेकर अब तक लगातार मेला लगता है, लेकिन उसका जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। क्योंकि इकट्ठा सब होते हैं और उसके बाद सब बातें अपनी करते हैं और ऐसी सब अपने घर चले जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। पहली बार समर संघ ने इसको अपने इस वर्ष का एजेंडा बनाया है। और एजेंडा ये है कि सारे समरों को उनकी पुरातन पहचान, उनकी अमिट पहचान को उनको परिचय कराना है। उनको उनकी पहचान से परिचय कराना है, उनको उनकी पहचान देनी है। और पहचान के नाम पर सारी जातियों को खत्म करते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म पर एक अपनी समर पहचान के साथ इकट्ठा होना है। जब हम अब सब लोग अपनी समर्थ पहचान के साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो 100% अपने सब समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। हमारे साथी कहते हैं अभी ये समस्या है, वो समस्या है। अभी बहुत समस्याएं हो सकती हैं और आगे चलकर समस्याएं और बढ़ेंगी, लेकिन ये समर संघ गारंटी देता है कि जिस दिन आप सब लोग समर में इकट्ठा हो जाएंगे, अपनी पहचान के साथ इकट्ठा हो जाएंगे, 100% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बात की गारंटी समर संघ देता है। लेकिन समर संघ ये कहता है कि समर संघ की मान लीजिए आप इकट्ठा हो जाइए, अपनी पुरातन पहचान को मान लीजिए। तो उसी के लिए 2 अक्टूबर को वहां पर समर दीक्षा भूमि नागपुर में कार्यक्रम है, और बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम होने जा रहा है साथियों। इसलिए इसमें आप लोग सब बढ़ चढ़ के वहां पर जाते ही हैं, इस बार भी जाएं, लेकिन इस बार उनको सबको उनकी अमिट पहचान देने का काम करें। यहाँ पर जो कार्यक्रम वहां पे होने जा रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सूक्ष्म में आपको डिटेल दे दूं, जो भी साथी हमारे कार्यक्रम पे जाना है, क्योंकि समर संघ के माध्यम से भी लगभग 4 से 5 हजार समर संघी हमारे वहां पहुंच रहे हैं। और वे वहां पर लाखों की संख्या में समरगंत वितरण करने का काम करेंगे। और भी तमाम सामग्री है, टी शर्ट है, कैप है, बिल्ले हैं, बैच है, बैनर हैं। तो ये सब चीजें वहां पर वितरण करने का काम करेंगे, अपनी एक पहचान छोड़ने का भी काम करेंगे, और साथियों को उनकी पहचान को उनको परिचय करने का भी काम करेंगे। तो उसके लिए समर संघ ने एक पूरा कार्यक्रम बनाया है। ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम समर कार्यक्रम है, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को मैं सूक्ष्म में आपको इसका बारे में बताऊंगा, जो को आपको वहां ध्यान रखना है। कृपया करके प्लीज ध्यान से सुने। जैसे कि ये 3 दिवसीय समर कार्यक्रम है समर दीक्षा भूमि नागपुर का, जो कि 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक का है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो प्रथम दिवस जो होगा इसका 30 सितंबर 2025 को होगा। और इसमें आप जितने भी साथी रेलवे स्टेशन जाएंगे, तो प्रातः 5 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक वहां पे आपको बस सेवा मिलेगी।
समर संघ के माध्यम से बस की व्यवस्था की गई है और बस से वहां मिलेंगी जो आपको वहां पर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगी। रेलवे स्टेशन पर रिसेप्शन कमेटी व ट्रांसपोर्ट कमेटियों के सदस्य मैं समण हूं, मैं दीक्षा भूमि हूं। इस तरह की तख्तियां लेके खड़े होंगे जो कि आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे और आपको गाइड करेंगे और आपको बस तक पहुंचाने में आपको मदद करेंगे। समर शांति वन पहुंचते ही सबसे पहले अपने आगमन की सूचना वहां पर बने रिसेप्शन काउंटर को देंगे आप। रिसेप्शन काउंटर पे जो भी साथी बैठे हों उनको अपनी सारी सूचना से आप अवगत कराएंगे और फिर रिसेप्शन काउंटर से आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा। वह बोर्डिंग पास वह आप जब तक उस कैंपस में रहेंगे जो कि हमारा शांति वन चिचौली करके है नागपुर में, उस स्थल पर आपका स्टे की व्यवस्था की गई है। तो वहां पर आपको प्रवास के दौरान अपने गले में हमेशा डालकर रखना पड़ेगा। प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक सॉरी प्रातः 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको वहां पर नाश्ते की व्यवस्था होगी और सारे समर साथी वहां पे नाश्ता करेंगे। और जो साथी वहां 10 बजे के बाद पहुंचेंगे वह कृपया करके वहां पे फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे। उनको 12:30 पे वहां पर भोजन की व्यवस्था होगी, वह वहां भोजन कर सकेंगे। दोपहर को 1:30 से लेकर वहां पर नागपुर में ही भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा जिसमें सारे जितने भी नागपुर के आपके फेमस स्थल हैं वो सब रहेंगे। इसके लिए वहां पे बसों की व्यवस्था की गई है जिसके लिए अलग से 300 रुपये आपको पे करना होगा। जो साथी वहां पर रिसेप्शन काउंटर पे 300 रुपये पे कर देंगे, रिसेप्शन काउंटर से आपको एक टोकन मिल जाएगा जिससे आप बसों में भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण वाले सभी साथी शाम को 6 से 6:30 के बीच में वापस अपने शांतिवन में वापस आ जाएंगे और शाम को 7 बजे से समर संस्कृति कार्यक्रम चलेगा जो कि शांतिवन चिचौली में होगा, जो कि रात को 10 बजे तक रहेगा। इसी दौरान ही आपका 8 बजे से रात्रि का भोज स्टार्ट हो जाएगा और रात्रि के भोज करने के बाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम को एंजॉय करने के बाद आप अपना विश्राम करने चले जाएंगे। रात्रि विश्राम की व्यवस्था कमरों में, हॉल में और स्तूपों में गद्दों पर रहेगी, जिसमें गद्दों पर चादर और तकिया और ओढ़ने की चादर भी रहेगी। लेकिन जिन साथियों को गद्दे पे और सोने की आदत नहीं है, बैठने की से परेशानी होती है, ऐसे साथी यदि अपनी चारपाई की व्यवस्था करना चाहते हैं तो कृपया पहला अवगत करा दें। तो उनकी इतनी चारपाई की व्यवस्था भी करी जाएगी जिसके लिए उनको 100 रुपये का अतिरिक्त पे करना होगा। दूसरा दिवस जब शुरू होगा हमारा 1 अक्टूबर 2025 को, तो प्रातः 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारे समर डॉक्टर SK उमराव सर के द्वारा वहां पर ध्यान और योगा कराया जाएगा। 1 अक्टूबर को आने वाले साथियों के लिए रेलवे स्टेशन से 2 बसें लगेंगी। एक बस 8 बजे तक और दूसरी बस 11 से 12 बजे के बीच में चलेगी, जो कि आपको शांतिवन चिचौली स्थल पर पहुंचाएगी। प्रातः 8 बजे से वहां पर नाश्ता प्रारंभ हो जाएगा। 9:30 बजे से वहां पर संगति प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से वहां पर दोपहर का खाना होगा और जब 1 बजे खाने के बाद जब हम 3 बजे इकट्ठा होंगे तो 3 बजे से 2 अक्टूबर के लिए जो समर ग्रंथ वितरण होगा और अन्य जो समर संघ की सामग्री वितरण होगी उसकी योजना वहां पे बनाएंगे और 7:30 बजे तक हम उस दिन खाना अपना खा के फ्री हो जाएंगे। 9:30 बजे हम रात्रि विश्राम करेंगे। तीसरा दिन जो आएगा 2 अक्टूबर 2025, इस दिन प्रातः सुबह 7 बजे रोज की भांति नाश्ता प्रारंभ होगा और प्रातः 8 बजे से लेकर बसें जो हैं बाहर लग जाएंगी और आपको दीक्षा भूमि पर पहुंचाने का काम शुरू कर देंगी। खास बात याद रखनी है साथियों की, जिनकी ट्रेन 2 तारीख को रात्रि को या शाम को है, वह अपना सामान 2 तारीख को ही अपने साथ बस में रखकर ले जाएंगे, क्योंकि समर दीक्षा भूमि से ही उनको उनकी सामान को रखने की व्यवस्था वहां पे बनाई जाएगी। समर दीक्षा भूमि पर बस जिस निर्धारित स्थान पर आपको उतारेगी, वापसी के लिए बस की प्राप्ति के लिए आप निर्धारित स्थान को बस से जब उतरे तो देख लें लोकेशन क्या है और बल्कि अपने मोबाइल में करंट लोकेशन डाल लें जिससे कि वापसी में उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में आपको दिक्कत ना हो जहां पर आपकी बस खड़ी है। 1 अक्टूबर को ही बताई गई योजना के अनुसार गंतव्य अन्य सामग्री वितरण आदि सभी समर दीक्षा भूमि काम करेंगे। काम के बीच में ही आपको सूखा भोजन, ड्राई फ्रूट्स वहीं पर ही समय अनुसार आपको प्राप्त होता रहेगा। शाम को 4 बजे तक दीक्षा भूमि पर फ्री हो जाएंगे। जिन भी समर साथियों को दीक्षा भूमि पर घूमना है या दीक्षा प्राप्त करनी है वह अपना काम समय से निपटा लें। जिस जिनकी ट्रेन शाम को या रात को है उन्हें 5 से 6 बजे के बीच में बस के द्वारा रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। सभी बस स्थान से
पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जिनकी भी ट्रेन लेट नाइट में भी है तो वो भी स्टेशन पहुंच जाएंगे और वहां पर वेटिंग रूम में या वेट कर लेंगे, जिससे कि वो समय पर अपनी ट्रेन को पकड़ ले। जिनकी ट्रेन 3 अक्टूबर 2025 को है या उसके बाद है, वह सभी 5 बजे शाम से 6 बजे के बीच में निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं, जिससे कि उनकी बस में बैठकर वो वापस शांतिवन चिचौली पहुंच जाएंगे, जहां उनके रात्रि भोजन की व्यवस्था होगी। चौथा दिन 3 अक्टूबर 2025, जो साथी बचे रह जाएंगे वो प्रातः 5:30 बजे अपना ध्यान योगा करेंगे। प्रातः 7 बजे से लेके 8 बजे तक वहां पे नाश्ता होगा और 8 बजे अपने चिचौली वन स्थल से बस में बैठकर सीधा स्टेशन पहुंच जाएंगे। 10 बजे शांति समर शांति वन चिचौली जो स्थल है वो पूर्णतः खाली हो जाएगा। इसमें साथियों संघ द्वारा कुछ विशेष निवेदन किया गया है, इसको आप सभी साथियों को ध्यान रखना है। विभिन्न कमेटियों के सदस्यों द्वारा दिए गए जाने वाले निर्देशों को सभी साथियों को पूर्णतः पालन करना होगा। विशेषकर अनुशासन कमेटी के सदस्य को निर्देश का अनुपालन तो अनिवार्य रूप से करना ही होगा। महिलाएं एवं पुरुष के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है। वे अपने बैग और जरूरी सामान की अलग अलग लेके आए, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर जितने भी साथी ठहरेंगे वह सब वॉलेंटरी और स्वयं सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, एक अच्छा मैसेज देंगे। आपको ये एहसास कराना है कि हम समर संघी हैं, हम समर संघ में रहते हैं और समर संघ के एक अपना ही आइडियोलॉजी होती है। अपने अपने सामान, अपने कपड़े, तौलिया, बैग, जूते, चप्पल आदि की व्यवस्था आपको स्वयं रखनी है। अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं रखनी है। अपने आसपास की सफाई की व्यवस्था भी विशेष ध्यान रखना है और ये व्यवस्था भी प्रत्येक साथी को स्वयं करनी है। खाने खाने में किसी प्रकार की जल्दीबाजी ना करें। खाना खाने के स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और खाना खाते समय थोड़ी ये भावना रखें कि अपने से पहले दूसरे को मौका दें और खास तौर से बच्चों को और बहनों को विशेष तौर से मौका देने का कष्ट करें। समर शांति वन में हमारे महापुरुषों का स्थान है, इसलिए वहां पर मर्यादा, अनुशासन का परिचय दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बेवजह किसी से बहस ना करें, ऊंची आवाज में शोर ना करें, हंसी ठिठोली ना करें। समड़ों की एक साख होती है, उस साख को मेंटेन रखें। अपना एक ऐसा परिचय दें कि लोग जाने कि समर संघी लोग ऐसे होते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तत्काल रिसेप्शन काउंटर या नजदीकी कमेटी के सेवकों को सूचित कर दें। समर शांति वन में शांति बनाए रखने के लिए कि ऐसे शांति बनाए जैसे कि गुरुद्वारा और चर्च में होती है, या फिर हम विपස්සना करने के लिए जब सेंटरों में जाते हैं तो जैसे वहां होती है। अंत में आपसे विनम्र निवेदन यह है कि उक्त व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण कार्यक्रम का अनुशासन और गरिमा के अनुरूप संपन्न कराना है। सभी के सहयोग से ही यह व्यवस्था बनाई जा सकेगी। फिर किसी यदि आवश्यकता होती है तो कमेटी को पट्टा को मीटिंग इसके साथ हम इसमें तर्क या बदलाव के साथ इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये कार्यक्रम आप हम सबका है, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि सभी समर संघी है तो इसने विशेष याद रखें और सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करें। साथ ही साथियों मैं स्वयं प्रचार प्रसार कमेटी में काम करता हूं। किसी भी साथियों को प्रचार प्रसार के संबंधित कोई काम करना हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि प्रचार प्रसार अपने स्तर से लगातार कार्यक्रम कर रही है, उसके बावजूद भी अपील करती है कि प्रत्येक समर संघी प्रचार प्रसार का काम करे, क्योंकि प्रचार प्रसार का काम बहुत बड़ा होता है। हालांकि 2 अक्टूबर का कार्यक्रम पूरा है ही प्रचार प्रसार के लिए, पूरा का पूरा कैंपेन प्रचार प्रसार के लिए की जा रही है। किसी भी चीज का जितना प्रचार प्रसार किया जाता है उसी उतना ही उसका स्थापित में उसका कद बढ़ता है। तो समर संघ यदि आप चाहते तेजी से बढ़े तो प्रत्येक साथी को प्रचार प्रसार में पूर्णतः सहयोग करना होगा और ईमानदारी से करना होगा। इसलिए जितनी भी आपकी प्रचार प्रसार की पोस्ट है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी मिले आपको अन्य ग्रुपों में शेयर करने का काम करें। इसके अलावा जो साथी अपनी वीडियो बना के दे सकते हैं कृपया वीडियो बना के ग्रुप पे डाल दें। पब्लिसिटी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, समर संघ फोटो और वीडियो के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप डाल दें। इसके अलावा जितने भी हमारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है आदि, इस पर वीडियो मिलती है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं और सभी साथी उसको फॉलो और लाइक कर लें। हमारे समर संघों के चैनल को भी लाइक कर लें। और मैंने चूंकि समय काफ़ी ले लिया है और मैं ज़्यादा समय लिया इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं सभी साथियों से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हम सबका है, सबको मिलजुल कर और मिलकर ही काम करना है। और जब हम मिलकर काम करेंगे तो 100% हमें सफलता मिलेगी। और निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है 1000 दिन का मैं समर हूँ कैंपेन है, ये जन जन तक पहुंचेगी। और जन जन तक तभी पहुंचेगी जब प्रत्येक जन व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपनी ड्यूटियों का निर्वाह बहुत ईमानदारी से करेगा। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध कि आप सभी साथी बहुत ही बढ़िया से इस समर मेले को, समर कुंभ को सेलिब्रेट करें।
वहां पर समर संगी कैसे होते हैं इसका वहां पर एक मैसेज देने का काम करें। लोग जो जाने कि ये समर संगी है, तो वो समर संगी कैसे अनुशासन में रहते हैं, कितनी शालीनता से बात करते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं करते, लाइन में चलते हैं, अपनी बात को बहुत शालीनता से करते हैं, और कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहते हैं। इस बात का हमें मैसेज देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम लोग अपनी अपनी ड्यूटियों का निर्वाह बहुत ईमानदारी से करें। सारी कमेटियों को सभी साथी सपोर्ट करें। कमेटी चाहे किसी की भी हो, लेकिन कार्यक्रम सबका है, हम सबका समर संघ का है, और समर संघ हम सबका है, इसलिए सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए तन मन और धन से अपनी कमर को कसते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। इसी के साथ मेरे वक्तव्य में यदि कोई बात गलत हो गई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। धन्यवाद। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत 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 अच्छा साधुवाद सर, बहुत सुंदर जय बहुत बहुत पटेल साधुवाद सर, सर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ। थैंक यू। रमेश चंद्र तंवर जी का हैंड रेज है, कृपया आइए। हाँ, बहुत काफी बहुत देर से साधुवाद रमेश सर, चंद्र बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया, जानकारी दी बहुत अच्छी। साधुवाद सर। पोर्टल पर हेलो हेलो जी सर, जी बोलिए सर। पोर्टल पर जुड़े सभी भाई, समण भाई और बहनजियों को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। संगनवा मैं में सर, समण रमेश चंद्र तंवर, रोहतक से, हरियाणा से। सर, मैंने दीक्षा भूमि पर समण ग्रंथ बांटने के लिए 1000 रुपए भेज दिए हैं, वो मिले हैं या नहीं? बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। आजाद सर हैं क्या? कब भेजे थे सर आपने? आज ही किए सर, दोपहर को 2 वो बजे। कंफर्म हो गया सर, बीएस आजाद सर के पास पहुंच गए। वो कंफर्म कौन हो बोल गया रहे हैं सर। सर? कौन? वो किनके हैं सर, किनके? साधुवाद सर। रमेश चंद्र हाँ, तंवर कंफर्म हो सर। गया सर, वो मिल चुके हैं 1000 रुपए। एक संघं संघं नमामि संघं संघं नमामि, संघं नमामि। सभी को बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।